नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 जिसका नाम है कोलकाता से पेशावर। यह एक यात्रा वृतांत है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उन्होंने अपनी कोलकाता से लेकर पेशावर तक की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ की प्रतिध्वनि है, छोटी उम्र में यात्रा शिक्षा का एक अंग है और बड़ी अवस्था में अनुभव का। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। मास्को जाने का नेताजी का विचार कई दिनों से था, लेकिन इसका प्रबंध अर्थात इसकी व्यवस्था कई महीनों के बाद ही हो पाई। जिस पार्टी ने व्यवस्था करने का वचन दिया था वह आज से 2 महीने पहले ही नेताजी को कोलकाता से बाहर करना चाहती थी, लेकिन उन दिनों नेताजी का वहाँ से निकलना थोड़ा कठिन था। पहला कारण तो यह था कि कोलकाता कॉरपोरेशन में नेताजी का ऐसा काम था जो कि उनके बिना पूरा ही नहीं हो सकता था, और दूसरा, उस समय नेताजी की दाढ़ी इतनी अधिक नहीं बढ़ी थी कि वे आसानी से वेश बदलकर वहाँ से निकल सकें। इसलिए उस समय नेताजी ने अस्वीकार कर दिया वहाँ से बाहर निकलना, लेकिन बाद में उन्हें अनुभव हुआ कि यदि वे उसी समय कोलकाता से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते तो उन्हें ज़्यादा कष्ट न उठाना पड़ता। जो मनुष्य उस समय उनके साथ जाने वाला था उसके संबंध और कई यात्रियों से थे, तो जब नेताजी ने मना कर दिया तो वह अकेला ही चला गया और इस समय वह मास्को में है। कॉरपोरेशन की भूमि का कुछ झगड़ा था, उसे तय करने के बाद नेताजी ने मकान से निकलना बंद कर दिया और यह घोषणा कर दी कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए विश्राम करने के लिए कहा है। इसलिए कोई भी उनसे मिलने का प्रयास ना करे और यदि किसी को बहुत ही आवश्यक काम है तो वह टेलीफोन पर उनसे बात कर ले। कोलकाता से भाग निकलने से 8 दिन पहले ही उन्होंने अपने सभी संबंधियों अर्थात अपने रिश्तेदारों को भी कमरे में आने से रोक दिया था। जो नौकर भोजन लेकर जाता था उसे भी यह आज्ञा थी कि भोजन बाहर की मेज पर ही रख दिया जाए, उसे भी कमरे के भीतर आने की अनुमति नहीं थी। उन्हीं दिनों नेताजी ने उन लोगों को सूचना दी जिन्होंने उनके जाने का प्रबंध किया था। तारीख इत्यादि का सब निर्णय हो गया और दाढ़ी रखने के 40वें दिन रात को कोलकाता से 40 मील के अंतर पर वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और पेशावर तक की दूसरे दर्जे का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गए। उस रात की उनकी यात्रा बड़ी सकुशल बीती, बड़े आराम से बीत गई। दूसरे दिन उस डिब्बे में एक फौजी सिख आया और चूंकि वे दोनों ही वहाँ थे, उस डिब्बे में केवल नेताजी और फौजी सिख थे, तो उनका आपस में बातचीत करना आवश्यक हो गया था। तो बातों बातों में फौजी सरदार ने नेताजी से उनके घर के संबंध में पूछा और उनके यात्रा के उद्देश्य के संबंध में भी जानना चाहा। नेताजी ने उसे बताया कि उनका नाम जियाउद्दीन है, वे लखनऊ के निवासी हैं और एक बीमा कंपनी के ऑर्गेनाइजर हैं और दौरे के लिए रावलपिंडी जा रहे हैं। तो दिन की यात्रा तो उसके साथ ही समाप्त हो गई। रास्ते में जब भी कोई बड़ा स्टेशन आता तो नेताजी पढ़ने का बहाना बनाकर अखबार को अपने मुंह के सामने रख लिया करते थे ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। उस समय नेताजी ने एक तंग पजामा, पंप शू, शेरवानी और तुर्की टोपी पहन रखी थी। इस वेशभूषा में और बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण उनको पहचानना बड़ा ही मुश्किल था और उन्हें देखने से ऐसे लगता था कि जैसे वे उत्तर प्रदेश के किसी स्थान के मौलवी हों। इसके अलावा मार्ग में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो कि सुनाने योग्य हो, तो इसके बाद नेताजी ने किसी ऐसी घटना का वर्णन नहीं किया। 17 जनवरी की रात को जब वे पेशावर पहुंचे तो स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए एक मोटर आई हुई थी, यानी गाड़ी आई हुई थी। वे उस गाड़ी पर सवार हुए और निश्चित स्थान पर पहुंच गए। पेशावर में नेताजी को 2 दिन तक ठहरना पड़ा क्योंकि उनके मित्रों को उनकी काबुल की यात्रा का प्रबंध करना था। पेशावर में उनके होने की किसी को भी भनक तक नहीं लगी, किसी को खबर नहीं मिली। 19 जनवरी को प्रातःकाल ही नेताजी को पठानी कपड़े दे दिए गए और उस वेश में वे रहमत खां और अपने एक मित्र के साथ मोटर में बैठकर पेशावर से चल दी। उन तीनों के अतिरिक्त उस गाड़ी में गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर भी था। नगर से निकलकर वे उस सड़क पर हो लिए जो जमकद की ओर जाती है। जमकद के दुर्ग से थोड़ी दूर इधर एक सड़क दूसरी ओर जाती थी और उसी सड़क पर वे लोग चल दिए। आखिर में वे एक गढ़ी नामक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने रात व्यतीत की। सुबह रहमत खान और 2 और पठानों के साथ, जिन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए बंदूकें ली हुई थी, वे काबुल को पैदल चल पड़े। पेशावर से जो मित्र उनके साथ आए थे वे लौट गए। उनके मित्र ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि अपने आप को गूंगा और बहरा बना लें और पागल के समान क्रियाएं करें।
रास्ते में जब भी किसी ने नेताजी से बात करने का प्रयास किया तो रहमत खां ने नेताजी को गूंगा और बहरा बनाकर उन्हें मौन कर दिया, अर्थात उन्हें चुप कर दिया, उन्हें कुछ भी बोलने नहीं दिया। आखिर में संध्या के समय वे भारतवर्ष की सीमा को पार करके स्वतंत्र कबीलों के एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक पवित्र स्थान है जिसे अड्डा शरीफ कहा जाता है। यहाँ एक पीर बाबा थे, उन्होंने नेताजी के लिए सारा प्रबंध किया हुआ था। रास्ता पहाड़ी होने के कारण वे बहुत क्लांत हो गए थे, अर्थात वे बहुत थक गए थे। वह रात उन्होंने पीर बाबा की मस्जिद में ही व्यतीत की। अगले दिन सुबह जब वे उठे तो भी थकान तो दूर नहीं हो पाई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ से चलना आवश्यक था तो वे वहाँ से चल पड़े। तो उन्होंने नाश्ता किया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। जो मनुष्य उनकी सुरक्षा के लिए गाड़ी से आए थे अब वे वापस लौट गए और 3 और नए व्यक्ति बंदूकें लेकर पहले दिन उनके साथ चले। पथ दूर था, अर्थात रास्ता बड़ा ही कठिन था, इसलिए उस दिन थोड़ी कम मंजिल ही तय हो पाई थी। रात को 7 बजे वे लालपुरा नामक जगह पर पहुँचे। वहाँ पहले से ही उनके लिए प्रबंध पक्का था। रात बड़ी आसानी से कट गई वहाँ पर, और वो इतने ज़्यादा थके हुए थे कि उन्हें लेटते ही नींद आ गई थी। लालपुरा एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर काबुल नामक नदी बहती है। जिस व्यक्ति ने उनके लिए प्रबंध किया था वह वहाँ का एक बहुत बड़ा खान था। अफगान सरकार में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, अर्थात बड़ी इज्जत थी, और लालपुरा में तो जैसे उसका राज चलता था। चलते समय उसने नेताजी को एक रुक्का दिया, रुक्का अर्थात हाथ से लिखा एक संदेश दिया, और कहा कि यदि मार्ग में उन्हें कोई तंग करे तो उन्हें रुक्का दिखा दें, और इस रुक्के को दिखा देने पर पूरे अफगानिस्तान में उन्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। रुक्का फारसी भाषा में था और उसमें लिखा था कि जियाउद्दीन और रहमत खां स्वतंत्र कबीले के निवासी हैं और मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ। तो ये था नेताजी का यात्रा वृत्तांत, जो कि कोलकाता से पेशावर तक की यात्रा का वर्णन है। इस पाठ का जीवन मूल्य है कि यात्रा का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। धन्यवाद छात्र।